Okay, so sorry, what we had this thing. We're quoting an example of hydrogen. Okay, so if we have nitrogen gas and we have it's 2 liters, and then I said कि इसको हमने एनटीपी पे रखा है और मुझे इसकी वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने कहा कि मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपैरिजन दूंगा किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। हाइड्रोजन गैस भी हमने 2 लीटर्स ही लिया है और एनटीपी पे ही रखा है। तो जब मैंने दोनों का वेट किया ना, वेट वेट इसका वेट मैंने निकाला, वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो मैंने देखा कि इसका वेट जो है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि इसका वेट जो है ये आ गया 50 ग्राम, लेट अस से। और जब मैंने हाइड्रोजन का वेट किया, सपोज एसटीपी पे इसका वेट आया से फॉर एग्जांपल 5 ग्राम। ओके, simple. Okay, it's just an assumption, hypothetical case. So what will be the vapor density of nitrogen? So you will say, sir, vapor density of nitrogen is simply equal to weight of the nitrogen, that's 50 gram, divided by weight of the hydrogen, ठीक है ना, that is 10. So it's purely a number. Vapor density is purely a number. So vapor density का मतलब क्या होता है? Vapor density means comparing the weight of gas, comparing the weight of gas with nitrogen, with hydrogen at STP, है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक, ये बहुत सिंपल है। आप जो भी आपके पास गैस है उसको लो और सेम वॉल्यूम हाइड्रोजन का भी लो, ठीक है ना, दोनों को वेट कर लो, डिवाइड कर लो, वेपर डेंसिटी मिल जाएगी, है ना। खास सिंपल। अब खास बात पता है इसमें क्या है? खास बात ये है कि अगर आप गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस इट्स वेपर डेंसिटी। यार ये बहुत खास है, ये बढ़िया पॉइंट है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इज सिंपली ट्वाइस द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को रो से लिखेंगे। तो देखो, अगर तुम लोगों को वेपर डेंसिटी पता है ना गैस की, तुम लोग उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, कोई खतरनाक बात नहीं, सिंपल। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन वाला मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा बल्कि वेपर डेंसिटी देगा, तो उस टाइम पे आपको ये वेपर डेंसिटी बहुत काम आने वाली है। पता है किसमें ये काम आने वाली है? उस टाइम पे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो गैस का इससे, ठीक है। इससे बढ़िया वेपर डेंसिटी का यूज क्या होगा कि वेपर डेंसिटी हमें हेल्प करेगा टू गेट द मॉलिक्यूलर मास, राइट। अच्छा, एक तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, पूछते हैं कि वेट ऑफ 1 ml ऑफ गैस, 1 ml ऑफ गैस का 1 ml देते हैं और बोलते हैं गैस का अगर 1 ml आपके पास है उसका वेट निकालो। देखो यार बड़ा सिंपल है, 1 ml का वेट कैसे निकालेंगे हम लोग? चलो मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन गैस की, है ना। ने बोला गया है कि हाइड्रोजन गैस का 1 ml आप टोटल में लो, 1 ml। टेक 1 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम, फाइंड आउट इट्स वेट। ओके, देखो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है। सर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो है ना, दैट इज 2 ग्राम। ओके बेटा, मतलब 22.4 लीटर्स, 1 मोल हो गया ना, 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज सर 2 ग्राम। ओके, तो 1 लीटर कितना हो गया? चलो एक काम करो, इस लीटर को ना आप कन्वर्ट करो किसमें, मिलीलीटर्स में। कैसे करोगे? लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 22400 मिलीलीटर्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम। तो 1 ml कितना हो गया? 1 ml ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 2 डिवाइड बाई 22400। यहां से पता चलेगा वेट कि
ग्राम और ये ml है, ठीक है ना, समझिए मेरी बात। सो जरा शॉर्टकट मारते हैं। सपोज किसी को निकालना होगा n ml, 2 ml निकालना होगा, कितने भी ml निकालना होगा आप गैस, वो क्या हो गया, ऊपर क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 22400 और मल्टीप्लाई करोगे n से। सॉरी, ये तो 1 ml का निकालना था ना, अगर 2 का निकालना होता तो इंटू 2 करते इसके साथ। जैसे कि आप क्वेश्चन बना सकते हो, आपको पूछा गया है कि बताइए 10 ml का हाइड्रोजन गैस कितना वेट होगा उसका, तो वैसे बना सकते हो आप सवाल, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। कुछ और चीजें भी हैं इसमें, बहुत सारी चीजें, ठीक है, लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेटा जरा ये क्वेश्चन देखो, ये सिंपल सा सवाल है, वैसे कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, फिर भी we'll try to solve it. It is saying that density of water at room temperature is 1 gram per ml। बेटा डेंसिटी दी गई है वाटर की 1 ग्राम पर ml, यानी अगर आप वाटर का 1 ml लोगे, वाटर का 1 ml, 1 ml ऑफ वाटर, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी है 1 ग्राम, मतलब उसका मास 1 ग्राम है। 1 ml मीन्स 1 ग्राम। यहाँ पे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द ड्रॉप ऑफ वाटर, फिर कह रहा है कि अगर हम वाटर का एक ड्रॉपलेट लेंगे तो आप मुझे बोलो इस वाटर के एक ड्रॉप में कितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के, इफ इट इज वॉल्यूम इज, अगर इस वाटर ड्रॉपलेट का वॉल्यूम 0.05 ml है ना, यानी वाटर ड्रॉपलेट का वॉल्यूम तो बहुत कम होता है, 0.05 ml है, तो मुझे बताइए इस वाटर ड्रॉपलेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब देखो मैं सिंपल सवाल बोल रहा हूँ, बारिश गिर रही है, आपने हाथ में एक वाटर ड्रॉपलेट लिया, पानी का एक कतरा, और मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, आपने बोला सर इस पानी के एक कतरे का वॉल्यूम है 0.05 ml, तो सर क्या हम निकाल सकते हैं कि इसमें कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, तो मैं कहूंगा हाँ जी क्यों नहीं निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। मुझे बोलो वेट ऑफ 1 ड्रॉप, अगर मैं एक ड्रॉप का वेट निकालूं, एक ड्रॉप मतलब 0.05 ml ऑफ H2O, वो कितना हो जाएगा। देखो 1 ml का वॉल्यूम 1 ग्राम, 2 ml का वॉल्यूम 2 ग्राम, 3 ml का वॉल्यूम 3 ग्राम, इतने ml का वॉल्यूम कितना होगा 0.05 इंटू 1, वही हो गया 0.05 ग्राम। नहीं आया समझ, अरे यार 1 ml का वॉल्यूम 1 ग्राम, 2 ml का वॉल्यूम कितना होगा 2 इंटू 1, 3 ml का वॉल्यूम कितना होगा 3 इंटू 1, और इतने सारे ml का वॉल्यूम कितना होगा इतने सारे इंटू, अच्छा देखो मैं समझाता हूँ, डेंसिटी किसके बराबर होता है बेटा, मास बे वॉल्यूम, तो मास किसके बराबर होता है बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके तो मास कितना हो गया, डेंसिटी कितना है 1 है ना, और वॉल्यूम कितना है इस ड्रॉप का 0.05, वही हो गया ना 0.05 ग्राम, जिसको वैसे नहीं आया समझ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक, तो लेकिन क्या मुझे बता सकते हो कि ये आ गया क्लियर है ना, इतने इतने इतना वेट है, मान लो गिवन वेट, तो मुझे बोल सकते हो ये कितने मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स, ये कितने मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स, सर नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो फॉर्मूला पढ़ा था, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, हाँ गिवन मास इज 0.05, और सर मॉलिक्यूलर मास इज वाटर का 18 होता है सर, ओके, तो ये हो गया किसका, कितने मोल्स हो गए, ये वाटर के मोल्स हो गए, मतलब ये हो गया कि ये एक ड्रॉप में कितने मोल्स हैं। सो अब तो सवाल इजी है, ठीक है ना, अब देखो 1 मोल, 1 मोल ऑफ वाटर, एक मोल वाटर का
मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और इतने मोल्स, सो गिवन मोल्स, इतने सारे मोल्स का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड सॉरी इंटू 0.05 डिवाइड बाई 18। तो यहाँ से पता चलेगा कितने मोल्स हो गए, ठीक है ना। देखो बेटा, देखो 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 देखो, मैं समझाता हूँ। इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको शॉर्टकट में भी निपटा सकते हैं बेटा। देखो कैसे, क्या तुम लोगों ने नहीं पढ़ा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? हाँ जी सर पढ़ा। कैसे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। हाँ, तो गिवन मास कितना है 0.05 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना 18 और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो पता चल जाएगा, है ना। सीधी सी बात, कोई खास बात नहीं, ये आम जिंदगी है और ये मेंटोस वाली लाइफ है, ठीक है। शॉर्टकट, क्लियर, सिंपल। तो यहाँ पे अब मूल कॉन्सेप्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो खास बात, सबसे अहम बात प्ले करता है ना रोल, वो है एवोगैड्रो नंबर। अच्छा बेटा, एवोगैड्रो नंबर जो है ना, बता चुका हूं मैं, एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, अरे यार इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, बहुत लार्ज नंबर है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, हाँ, ठीक है। मान लो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, और मेरे पास इतने पैसे हैं जितना बड़ा एवोगैड्रो नंबर है, मतलब मेरे पास 0.622 इंटू 10⁻23 रुपीज है मेरे पास। इतने सारे पैसे हैं मेरे पास, इतने सारे पैसे, यार आई एम वेरी रिच पर्सन, बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास। तो अब मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया सिंस मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं एक एक सेकंड में पैसे खर्च करता जाऊंगा। और मैंने सोचा कि मैं एक सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर दूंगा, फिर एक और सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर दूंगा, फिर एक और सेकंड में और 10 लाख रुपए खर्च करूंगा, और ऐसे करते करते तब तक खर्च कर दूंगा जब लास्ट वाले सेकंड में मेरे पास जीरो बचेगा, मतलब मैं सारे पैसे खर्च कर दूंगा। तो आपको सिंपल बताना है कि मुझे कितना टाइम लगेगा ये पैसे खर्च करने में। 10 लाख मतलब हो गया ना 10⁻6 रुपीज, हाँ 10 लाख हो गया 10⁻6। देखो मुझे एक बात बोलो, सुनो सुनो, तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं देख रहा हूं ऐसे, मैं टाइम निकालूंगा ईयर्स में, तो मुझे बताओ एक साल में कितना पैसा मैं खर्च करूंगा। अमाउंट स्पेंट इन 1 ईयर, एक साल में मैं कितना पैसा खर्च कर लूंगा। तो आप बोलोगे सर एक साल में होते हैं 365 दिन, मल्टीप्लाई कीजिए आप 24 आवर्स से, ठीक, ओके डन। फिर सर मल्टीप्लाई हो गया, डेज में आ गया, है ना, आवर्स में आ गया, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 60 से, मिनट्स में आ गया, फिर मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड्स में, ये हो गए सेकंड्स। इतने सारे सेकंड्स होते हैं एक साल में, और आप खर्च कर रहे हैं 10⁻6 यानी 10 लाख रुपए एक सेकंड में, तो इंटू कीजिए 10⁻6 से। आया समझ कैसे? अरे यार ये टाइम है, इतना सारा टाइम, इतने सारे सेकंड्स होते हैं एक साल में, और मैंने किया 10 लाख रुपए खर्च एक सेकंड में, ठीक। तो ये हो गए पैसे जो मैं एक साल में खर्च करूंगा, ठीक है। तो कैन यू टेल मी वन थिंग कि मेरा पैसा कितने टाइम में खर्च होगा? नंबर ऑफ ईयर्स टू स्पेंड ऑल मनी, कितने साल मुझे लगेंगे। मेरे पास कुल कितना पैसा है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई एक साल में मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, एक साल में मैं इतने सारे पैसे खर्च कर रहा हूँ। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻6। आया समझ? अरे मेरे पास इतने सारे पैसे हैं ना, और एक साल में मैं खर्च कर रहा हूँ, एक एक साल में, तो मुझे लगेंगे 1.9099 into 10 is power 10 years. Imagine, it means 19,000,000,000 years. मतलब आप इमेजिन कर लो, 1 is 10 is 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, अरब और
10 अरब, 19 अरब years. अरे यार, 19 अरब years मुझे लगेंगे इतने सारे पैसे खर्च करने में। ठीक है, इतना बड़ा एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल भी है जिससे आप एवोगैड्रो नंबर समझ सकते हो। कहते हैं कि एवोगैड्रो नंबर कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर आप टाइल्स लेके आओगे, टाइल टाइल, एक एक फुट का एक एक टाइल लेके आओगे, एक एक फुट का, और अर्थ पे जितनी जगह अवेलेबल है, जितनी जितनी जगह अवेलेबल है, इतने सारे आप लगाओगे वो टायर्स, ठीक है ना, तो क्या होगा ना, फिर भी वो इतने टाइल्स नहीं होंगे। मतलब अगर मैं आपको एवोगैड्रो नंबर के बराबर ये टाइल्स दे दूं, अब पूरी दुनिया में जो जगह जहां पे है वहां पे लगा दो ये टाइल्स, फिर भी इनमें से बहुत सारे, बहुत बहुत सारे टाइल्स बचेंगे। सो एवोगैड्रो नंबर बहुत बड़ा नंबर है, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। Okay, this was something which was interesting. Anyways, this will not be asked in your exam, but it makes sense. It's something which is very interesting. Okay, so we are done with all this mole concept. In next class, we'll be starting with concentration terms. Concentration terms. I guess that's our next topic.